नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कैफ़े में। तो आज हम पॉलिटी का दूसरी क्लास कर रहे हैं। इसमें हम पढ़ेंगे आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, शायद ही कोई पेपर ऐसा होता हो जिससे इससे क्वेश्चन ना। तो एक तो ये और एक प्रियम्बल हम इससे अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब पहले ये वाला पूरा करते हैं। उससे पहले कल की क्लास का एक क्वेश्चन रह गया था, ये इल्बर्ट बिल के बारे में हमें पता होना चाहिए। इल्बर्ट बिल क्या था ना, वो लॉर्ड रिपन ने इंट्रोड्यूस किया था 1883 में। लॉर्ड रिपन आप जानते होंगे कि लॉर्ड रिपन एक बहुत मतलब एक अच्छी नज़र से देखा जाता है, ये इंडियंस के बारे में काफ़ी सोचता था। तो इल्बर्ट बिल क्या था इल्बर्ट बिल का ऐसा था कि उस टाइम पर ऐसा था कि जो जो इंग्लिश जज हैं वो इंडियंस के मुकदमे सुन सकते थे, लेकिन जो इंडियन जज हैं वो इंग्लिश के मुकदमे नहीं सुन सकते थे। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए कि इंडियन भी इंग्लिश के मुकदमे सुन सकें, उसके लिए था इल्बर्ट बिल। ये पास नहीं हो पाया था और इसकी सज़ा भी इसको मिली थी बाद में। अंग्रेजों ने इसका बहुत विरोध कर दिया था। ठीक है, तो लॉर्ड रिपन ने इसे इंट्रोड्यूस किया था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं संविधान सभा। तो पहली बार संविधान सभा का जो विचार था वो सबसे पहले 1934 में आया था। ये किया था एम एन रॉय ने। ठीक है, एम एन रॉय सबसे पहले, और 1934 में ही, ये 34 है, 24 नहीं है, गलती से टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, 1934 में आया था। और औपचारिक तरह से जो मतलब इसकी जो औपचारिक मांग करी थी ना, वो भी स्वराज पार्टी ने करी थी सबसे पहले 1934 में। कांग्रेस ने भी 1934 में ही मांग कर दी थी, लेकिन सबसे पहले जो करी थी वो स्वराज पार्टी ने करी थी। और उनसे भी पहले किसी अगर इंडिविजुअल की बात करी जाए तो वो एम एन रॉय ने करी थी। ठीक है, फिर कांग्रेस ने भी कर दी थी। और 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने ओपनली इसको मांग करी थी कि हमारा मतलब सिर्फ इंडिया के लोग ही इसमें होने चाहिए और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए। ठीक है, स्वराज पार्टी, ये इंग्लिश में है पूरा। किस वर्ष आईएनसी ने आधिकारिक रूप से संविधान सभा की मांग की? ये भी 1934 में, मैं बता चुका हूँ 1934 में कर दी थी। लेकिन 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने क्या करा था, जवाहरलाल नेहरू ने ओपनली डिमांड करी थी ऑन द बिहाफ ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, पहली बार संविधान सभा की मांग को किस प्रस्ताव में स्वीकार किया गया? ये सबसे पहली बार जो स्वीकार किया था अगस्त प्रस्ताव में स्वीकार किया गया था। ठीक है, अगस्त ऑफर में, इसे अगस्त ऑफर बोला जाता है। 1940 में मान लिया था। इसके अनुसार बनी नहीं थी, मतलब ऐसा नहीं है कि इसके अनुसार ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी। तो जो थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनी थी वो कैबिनेट मिशन के आधार पर बनी थी 1946 में। लेकिन इसमें स्वीकार कर लिया था कि हाँ हम बना देंगे, लेकिन इस पर सहमति हुई नहीं थी फिर। ठीक है ये इंग्लिश में है। दूसरा, किस योजना के तहत संविधान सभा का गठन किया गया था? ये है 1946 में कैबिनेट मिशन की योजना। ठीक है, तो अगर ये पूछे कि किसके अनुसार गठन किया गया था तो 1946 में कैबिनेट मिशन के अनुसार किया गया था। लेकिन अगर पूछे कि सबसे पहले स्वीकार किस में कर लिया था अंग्रेजों ने, तो वो अगस्त ऑफर में कर लिया था। ठीक है, संविधान सभा में जनसंख्या के प्रतिनिधि का जनसंख्या से प्रतिनिधि का अनुपात क्या था? ये था एक प्रतिनिधि 10 लाख जनसंख्या पर। ठीक है, 10 लाख जनसंख्या और एक प्रतिनिधि। और इलेक्शन कैसे हुए थे? ये इनडायरेक्ट इलेक्शन हुए थे। जो वो थी ना प्रोविंशियल असेंबलीज, ठीक है, स्टेट असेंबलीज जो थी, उनके जो मेंबर थे उन्हीं में से चुन लिया गया था। ठीक है, हर 10 लाख लोगों पर एक प्रतिनिधि चुना गया था। संविधान सभा में कुल कितनी सीटें थी? ये 389 सीटें थी। तो ये 389 कैसे कैसे थी? देखो, 296 तो थी जो ब्रिटिश इंडिया से आनी थी, और 93 थी जो प्रिंसली स्टेट से आनी थी। ठीक है, प्रिंसली स्टेट्स मतलब जिन पर अंग्रेजों का शासन नहीं था, वहाँ पर कोई ना कोई राजा होते थे उस टाइम पर। ठीक है, और ये 296 थी ब्रिटिश इंडिया से, ब्रिटिश इंडिया। ठीक है ना, और इन 296 में से भी क्या हुआ था, दो तरह से है, इनको 4 अलग और 292 अलग। जो 4 थी ना वो जो कमिश्नरेट थे, जैसे बंगाल, मद्रास, ये थे, इनसे 4 थी टोटल सीटें, और बाकी सबसे मिला के फिर 292 सीटें थी। ठीक है, इस तरह से थी, 389 टोटल थी। संविधान सभा का चुनाव किस वर्ष हुआ था? तो ये जुलाई अगस्त 1946 में हुआ था। ये तो हमें 1946 तो पता चल जाए, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब 1946 में बनी तो ऑब्वियसली चुनाव भी तभी हुआ होगा। हमें याद रखना मंथ, जुलाई अगस्त के आसपास हुआ था। ठीक है, कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती थी? इसने 208 सीटें जीती थी कांग्रेस ने। ठीक है, मुस्लिम लीग ने जीती थी 73, और जो इंडिपेंडेंट या फिर सब मिला के बाकी थे उनमें से 15 जीती थी। और 15 नंबर इतना इंपॉर्टेंट है कि इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितनी महिलाएं थी। ठीक है, तो 15 ही थी, वोमेन भी, ये भी हमें ध्यान रखना है। 15 वुमेन थी पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, संविधान सभा की पहली बैठक, ये हमें 3 डेट याद रखनी है। एक तो 9 दिसंबर, 11 दिसंबर और 13 दिसंबर। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट हैं। इसको तो पहली मीटिंग हुई थी संविधान सभा की, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, और इस तारीख को हमारा जो वो थे परमानेंट चेयरमैन चुने गए थे। आपको पता होगा कि 9 तारीख में, 9 दिसंबर 1946 को जो इसके चेयरमैन थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, लेकिन वो टेम्परेरी थे। फिर जो इलेक्टेड थे, जो यूनिवर्सली इलेक्ट किए गए थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 11 दिसंबर 1946 को चुने गए थे। और 13 तारीख में जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वो दिया था,
इंट्रोड्यूस किया था, वही बाद में चलकर हमारा प्रियम्बल बना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष कौन थे? वही डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। अंतरिम मतलब कुछ समय के लिए, इंटरिम, ठीक है, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष, ये मैंने बताया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 11 दिसंबर 1946 को इन्हें चुना गया था। इनके अपोजिशन में कोई खड़ा नहीं हुआ था, ठीक है, तो इसलिए यूनिवर्सली बोलते हैं इनको। यह उद्देश्य संकल्प किसने पेश किया था? ये वही है, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन। ये जवाहरलाल नेहरू ने किया था 13 दिसंबर को, ठीक है, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को किस तारीख को अपनाया गया? हमें ये ध्यान रखना है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया। इसी दिन हम संविधान दिवस भी मनाते हैं, संविधान दिवस, ठीक है। और हमें एक बात और ध्यान रखनी है कि हमने अडॉप्ट तो इस दिन कर लिया था, लेकिन हमारा जो लागू हुआ था वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। लेकिन कुछ प्रोविज़न थे, जैसे कि इमरजेंसी, ठीक है, इमरजेंसी से रिलेटेड प्रोविज़न थे, और एक कुछ प्रोविज़न और थे, एक दो प्रोविज़न और थे जो मतलब बहुत थोड़े से ऐसे थे जो 26 नवंबर को ही लागू हो गए थे, ठीक है। लेकिन जो बाकी था, जो कंप्लीट संविधान था, वो हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। संविधान को बनने में, ये तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है, 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे कंप्लीट मिलाकर। भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल कितने सत्र हुए थे? देखो 12 सत्र हुए थे, 11 पहले हुए थे और एक बाद में हुआ था। ये तो हम कुछ जो मानते हैं कि इसको मानते ही नहीं है कुछ तो, ठीक है। ये हुआ था 24 जनवरी 1950 को फाइनल साइन करने के लिए। और इससे पहले जो यहाँ तक हुए थे 26 नवंबर 1949 तक, यहाँ तक जो हुए थे ये 11 सेशन हुए थे, ठीक है। तो हमें टोटल अगर पूछे तो टोटल तो 12 सेशन ही हुए थे, क्योंकि एक ये वाला भी काउंट करना पड़ता है जिसमें सिर्फ साइन करने के लिए आए थे लोग, जो उसके मेंबर थे संविधान सभा के। संविधान सभा की पिछली बार किस तारीख को बैठक हुई थी? लास्ट टाइम, ये पिछली बार मतलब अंतिम बैठक, अंतिम संविधान सभा की अंतिम बैठक ये हुई थी 24 जनवरी 1950 को। मैंने ये बताया 26 जनवरी को लागू हुआ था, उससे 2 दिन पहले साइन करने के लिए आए थे फाइनली। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? ये थे बेनेगल नरसिंह राव। इन्हें हम किस नाम से जानते हैं? BN राव, ठीक है। अब ध्यान रखना, जो इस संविधान सभा के सलाहकार थे ये थे BN राव करके याद कर लो। वैसे तो रॉय हैं ये भी, लेकिन राव करके याद कर सकते हैं। और MN रॉय कौन थे? जो MN रॉय थे जिन्होंने पहली बार 1934 में एक प्रस्ताव दिया था संविधान सभा का, ठीक है। ये हमें दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है कई बार। किस तारीख को संविधान पूरी तरह से लागू हुआ था? ये 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह लागू हुआ था। संविधान सभा में कितनी महिलाएं थी? मैंने बता दिया 15 महिलाएं थी टोटल संविधान सभा में। ये कई बार पूछा गया क्वेश्चन है ये। कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? जो कैबिनेट मिशन आया था जिसके अनुसार ही हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन किया गया था, तो पैथिक लॉरेंस ये चेयरमैन थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर, ये हमें तीनों याद रखते हैं। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा उसका सदस्य नहीं था, तो हमें जब तीनों पता होगा हम तभी बता पाएंगे। जो चौथा है वही नहीं था, तो पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर। संविधान सभा के गठन के लिए इलेक्टोरल कॉलेज का स्रोत क्या था? यही था राज्यों की विधानसभाएं। मैंने बताया कि जो स्टेट की असेंबलीज थी, इसीलिए इसको इनडायरेक्ट इलेक्शन भी बोला जाता है। इनडायरेक्ट इलेक्शन, ऐसा नहीं है कि लोगों ने डायरेक्ट चुने थे, ठीक है। तो जो हमारे ऑलरेडी चुने हुए लोग थे, जो स्टेट असेंबलीज थी, उन्हीं में से हमने चुन लिया था। किस तारीख को संविधान सभा ने भारत को एक संविधान देने की संकल्पना अपनाई थी? ये रिजोल्यूशन लिया गया था 22 जनवरी 1947 को, ठीक है। अब देखो गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 9 दिसंबर 1946 को, लेकिन और 13 तारीख को फिर ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन लाए थे ये। उसके कुछ दिन बाद 22 जनवरी 1947 को ही ये संकल्प ले लिया था कि हम भारत को एक संविधान देंगे। संविधान सभा द्वारा किस तारीख को मसौदा समिति की स्थापना की गई? ड्राफ्ट कमेटी। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मसौदा समझ नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे ड्राफ्ट लिख लो, ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। कौन थे इसके? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे। इसकी स्थापना कब हुई थी? ये 29 अगस्त 1947 को हुई थी। ये भी बहुत जरूर याद रखना है, एग्जाम में आ जाता है तो होता नहीं है। 29 अगस्त 1947 को इसकी गठन किया गया था इसका, ठीक है। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? ये 22 जुलाई 1947 को हमें ले लिया था। इसके लिए कमेटी बनाई थी, ठीक है। और उस कमेटी के झंडा कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। लेकिन 22 जुलाई को हमने इसे अपना लिया था। अब हमसे कोई पूछे लेंथ का और विड्थ का रेशो क्या होता है? तिरंगे की लेंथ और विड्थ का रेशो क्या होता है? ये होता है 3:2, ठीक है। 3:2 होता है हमेशा। ये क्वेश्चन पूछा गया कई बार। और इसमें जो तिल्ली होती हैं वो तो सबको पता ही है, बच्चा जानता है कि 24 तिल्ली होती हैं। ये तो बचपन से पढ़ाया जाता है हमको। ये 24 होती हैं, ठीक है। राष्ट्रीय ध्वज समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे झंडा समिति के अध्यक्ष। और भी लोग थे लेकिन चेयरमैन ही पूछा जाता है इसका। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा के लिए कहाँ से चुना गया था? ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुनाया गया था। देखो ऐसा था, सबसे पहले ये थे ना, ये ईस्ट बंगाल से चुने गए थे, ठीक है। ईस्ट बंगाल,
लेकिन बाद में जब डिवीज़न हो गया था देश का तो ये पाकिस्तान में चला गया था ईस्ट बंगाल। तो फिर बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से एक जो पुणे सीट के थे उनको रिजाइन दिलाया गया और वहाँ से भीमराव अम्बेडकर तो बड़े नेता थे तो इनका तो आना जरूरी था, तो भीमराव अम्बेडकर को वहाँ से फिर लाया गया एक बंदे को रिजाइन दिला करके बॉम्बे प्रेसिडेंसी की पुणे सीट से। किस तारीख को जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान में अपनाया गया? ये 24 जनवरी 1950 को, जब लास्ट मीटिंग हुई थी उसी दिन। ठीक है, लास्ट मीटिंग ऐसे याद रख सकते हैं हम इसको कि जब लास्ट मीटिंग हुई थी तभी जनगण मन को हमने अपना नेशनल एंथम बना लिया था। किस तारीख को भारत सरकार द्वारा राजकीय प्रतीक को अपनाया गया था? राजकीय प्रतीक को हमारा कब अपनाया गया था? 26 जनवरी 1950 को, बिल्कुल जिस दिन लागू हुआ था उसी दिन अपनाया गया था जो राजकीय प्रतीक है। ठीक है, नेशनल एम्बलम। ठीक है, नेशनल एम्बलम जानते हैं ना वो अशोक वाला। किस तारीख को भारत की आंतरिक सरकार का गठन किया गया था? ये 2 सितंबर 1946 को किया गया था। ठीक है, मतलब आंतरिक या इंटरिम है ये, वैसे तो इंटरिम मतलब थोड़े समय के लिए, क्योंकि जब तक हमारा संविधान तो बना नहीं था, तो जब तक संविधान बनकर कंप्लीट नहीं हो जाता है तब तक के लिए ये हमारी सरकार बनाई गई थी 2 सितंबर 1946 को। इसमें सबसे पहले मुस्लिम लीग ने कोई भाग नहीं लिया था, लेकिन बाद में 5 अक्टूबर के बाद मुस्लिम लीग के लोग धीरे धीरे इसमें आना शुरू हो गए थे। ठीक है, मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। ठीक है, ड्राफ्टिंग कमेटी इसके अध्यक्ष थे भीमराव अम्बेडकर और 6 अन्य सदस्य भी थे, लेकिन हमें चेयरमैन याद रखना और याद रखना टोटल कितने थे। तो टोटल 7 हो गए, 6 अलग और एक भीमराव अम्बेडकर हो गए। संघ संविधान समिति और संघ शक्ति समिति, इसे हम इंग्लिश में कर लेते हैं तो ज़्यादा अच्छा होगा। हु वाज द चेयरमैन ऑफ यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी एंड यूनियन पावर कमेटी? इनके थे जवाहरलाल नेहरू। तो जहाँ पर भी यूनियन दिख जाए ना बस ध्यान रख लेना वो जवाहरलाल नेहरू थे उसके कमेटी के अध्यक्ष। ठीक है, संचालन समिति और प्रक्रिया के नियमों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, ये हम इनको अगर इंग्लिश में याद रखें ना, इंग्लिश में ही, हिंदी वाले लोग भी नहीं इंग्लिश में ही पढ़ते हैं। स्टीयरिंग कमेटी और कमेटी ऑन रूल्स ऑफ प्रोसीजर, इसके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब ऐसे याद रख सकते हैं, देखो स्टीयरिंग मतलब क्या होता है? ये गाड़ी का स्टीयरिंग होता है। ठीक है, तो स्टीयरिंग जो चलाने वाला मेन है वही है ना, और इसके चेयरमैन कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो स्टीयरिंग कमेटी के अध्यक्ष वही हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए। मौलिक अधिकार, इसको भी इंग्लिश में करते हैं। कमेटी फॉर फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी ट्राइब्स एंड प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन के लिए, तो जहाँ पर ये आ जाए ना प्रोविंस से रिलेटेड कोई भी चीज़ आ गई तो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और ये भी ध्यान रखना है हमें कि माइनॉरिटी के लिए और फंडामेंटल राइट्स के लिए जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे इसके अध्यक्ष। ब्रिटेन के संविधान से कौन से प्रावधान लिए गए हैं? ये देखो थोड़ा याद करने में टफ होता है, लेकिन करना तो हमें पड़ेगा ये, क्योंकि बहुत क्वेश्चन इनसे पूछे जाते हैं, बार बार पढ़ेंगे तभी याद हो पाएगा। ठीक है, हम इसे इंग्लिश में पढ़ेंगे, इंग्लिश में ज़्यादा आसानी से आता है। तो रूल ऑफ लॉ पता है क्या होता है? खैर ये हम पूरी डिटेल में, तो जब पूरा लेक्चर चलेगा तभी ये डिटेल में समझ पाएंगे, क्योंकि नहीं तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। ठीक है, वैसे हम जान लेते हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, कि एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लो जयललिता थी। ठीक है, जब जयललिता को जेल हो गई थी तो उस टाइम पर वो उनकी पार्टी इलेक्शन जीत गई थी। ठीक है, तो उनके जो एमएलए थे और उनके जो समर्थक थे उन्होंने ये कर लिया था कि जयललिता ही बनेगी, मुख्यमंत्री बनेंगी तो जयललिता बनेंगी, उनके अलावा कोई नहीं। ठीक है, लेकिन अब नियम ये था कि जिनको 2 साल से ज़्यादा की सज़ा हो गई है, ठीक है, वो कभी भी मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। फिर ये बात कोर्ट में पहुंची कि इनके जो ये हैं जो समर्थक हैं वो तो बिल्कुल जान देने को तैयार है, तो कोर्ट ने बोल दिया था कि रूल्स आर रूल्स। ठीक है, तो ये होता है रूल ऑफ लॉ। तो हमारे यहाँ ऐसा नहीं है कि 100 बिलियन लोग कहने लगे तो उसकी बात चल जाएगी, नहीं, जो रूल है उसके अकॉर्डिंग चलेगा शासन। यहाँ पर ये होता है रूल ऑफ लॉ। ये हम इतना डिटेल में अभी नहीं पढ़ेंगे, पूरा लेक्चर चलेगा तब हम डिटेल में एक एक चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कैबिनेट सिस्टम, सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप तो जानते होंगे ना, पूरे भारत देश में एक ही सिटीजनशिप होती है, ऐसा तो नहीं है कि किसी स्टेट की अलग है और सेंटर की अलग है। बाइकैमरल लेजिस्लेचर, बाइकैमरल मतलब 2 है ना, सदन, राज्यसभा और लोकसभा। रूल मेकिंग प्रोसीजर, जो भी हमारे यहाँ प्रोसीजर होता है रूल बनाने का, पहले बिल लाया जाता है फिर उसे पास किया जाता है, वोटिंग होती है। और पार्लियामेंट्री प्रिविलेज, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज मतलब जैसे कि जो हमारे सदस्य हैं अगर वो लोकसभा में बैठे हैं, राज्यसभा में बैठे तो उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। इस तरह के जो प्रोविजन है वो सब हमने कहाँ से लिए हैं? ब्रिटेन के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। ठीक है, यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या लिया है? यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन हमने प्रियम्बल लिया है, प्रस्तावना। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, ध्यान रखना प्रियम्बल लिया है, प्रियम्बल की लैंग्वेज नहीं लिया है, प्रियम्बल की लैंग्वेज लिया है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। तो जुडिशियल रिव्यू जैसे कि कोर्ट हमारे कोई भी कानून बना उस पर फिर जुडिशियल रिव्यू करती है ना, उसको नल एंड वॉइड कर देते हैं बाद में कि नहीं ये तो गलत किया है तुमने, संविधान के अनुसार नहीं है, उस तरह से। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी, हमारी जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल किसी पर डिपेंड नहीं करती। फंडामेंटल राइट्स, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, फंडामेंटल मूल कर्तव्य हैं वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट। ठीक है, जगदीप धनखड़ है अभी हमारे वाइस प्रेसिडेंट। प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट के इम्पीचमेंट, ये हम पढ़ेंगे अभी अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आर्टिकल 60 में दिया गया है इनका।
रिमूवल ऑफ जज ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जज और सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव करने की प्रक्रिया भी हमने कहाँ से ली है, ये ली है यूएसए के संविधान से, ठीक है। और ईरान के कॉन्स्टिट्यूशन हमने क्या क्या लिया है, ईरान नहीं सॉरी आयरलैंड, इरिस मतलब आयरलैंड, आयरलैंड के संविधान से हमने क्या क्या लिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी 36 से 51 तक है ना, ये 36 से 51 वाले, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन का मेथड, ये हमने कहाँ से लिया, ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो नॉमिनेट करते हैं हम उनको, नॉमिनेट जानते हैं ना कैसे करते हैं कि कुछ कला के क्षेत्र से जिनमें कुछ अलग वो होती है टैलेंट होता है उनमें से नॉमिनेट किया जाता है, वो इलेक्शन नहीं होता उनका, तो ये भी हमने आयरलैंड से लिया है। कनाडा के संविधान से क्या क्या लिया है हमने, कनाडा के संविधान से यहाँ से लिया हमने फेडरल स्ट्रक्चर, ठीक है। एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज ए जुडिशल कोर्ट क्या होती है 143 आर्टिकल, इसमें क्या है कि अगर जो प्रेसिडेंट है उसको कोई कन्फ्यूजन हो तो वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है कि हम संविधान के अनुसार ऐसा कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये होती है एडवाइजरी ज्यूरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। रेसिड्यूरी पावर्स टू द सेंटर, जो भी रेसिड्यूरी पावर्स हैं मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट अगर ऐसे हैं जिन पर जो कहीं भी मतलब वो नहीं किए गए हैं कि इन पर रूल स्टेट बनाया गया सेंटर, तो ऐसे सब्जेक्ट अगर निकल कर आते हैं तो सेंटर में उन पर अधिकार होता है नियम बनाने का। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, तो गवर्नर भी हमने कनाडा से ही लिया है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो हमने लिए हैं दोनों जो जॉइंट सिटिंग होती है, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा की जॉइंट सिटिंग होती है वो लिया है। लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, ये मैंने बताया था, लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल, प्रियम्बल तो लिया है यूएसए से, लेकिन लैंग्वेज ऑफ प्रियम्बल ली है हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। और कंकरेंट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट क्या होती है, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिन पर स्टेट और सेंटर दोनों ही नियम बना सकते हैं, लेकिन उनमें प्रभावी की ज़्यादा अगर मतलब दोनों में कभी क्लैश हो जाए तो वो माना जाता है सबसे ज़्यादा सेंटर का, सेंटर का मतलब वो माना जाता है, पहले प्राथमिकता दी जाती है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। ये बहुत कठिन है याद करना है, मतलब इतना भी कठिन नहीं है, 2-4 बार करेंगे तो याद हो जाता है, ठीक है। जर्मनी से हमने आपातकालीन प्रावधान ही तो लिया है, लेकिन फाइनेंशियल जो ये है ये हमने जर्मनी से नहीं लिया है, ठीक है, ठीक है, एक्सेप्ट फाइनेंशियल इमरजेंसी। उसके बाद है विच प्रोविजन वर टेकन फ्रॉम जापान, जापान से हमने लिया प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय, ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इसमें, प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ पे, तो जब हम पूरी क्लास करेंगे हम उस टाइम पे से एक्सप्लेन करेंगे, इसमें अकेले को समझाने में कम से कम 45 मिनट चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ को समझाने में ऐसे समझ नहीं आएगा ये, बस हम अभी याद कर सकते हैं एग्जाम के लिए। विच प्रोविजन वर टेकन फ्रॉम साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से हमने अमेंडमेंट जो लिया है वो साउथ अफ्रीका से लिया, जो अमेंडमेंट होते हैं 368 आर्टिकल, और इलेक्शन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, राज्यसभा के इलेक्शन भी हमने वहीं से लिए हैं। फंडामेंटल राइट्स हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ सॉरी फंडामेंटल राइट्स तो हमने यूएसए से लिए थे, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हमने लिए हैं यूएसएसआर से, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स यूएसए। और ये लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये लिया है हमने फ्रांस से, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी ये हमने लिया है फ्रांस से, स्वतंत्रता समानता और बंधुत्वता, ठीक है। ये हमारा हो गया पूरा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में हो गया है। अब देखो इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं बता सकते हैं क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ऐसे तो इन पे एक एक चीज़ पे एक एक क्लास चाहिए होती है पूरी 30 से 35 मिनट की, ठीक है। तो अब हम अभी तो हम एग्जाम के लिए कर रहे हैं, अब इससे आगे प्रियम्बल को पढ़ेंगे इसमें पॉलिटी में, ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।